नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। गीतिका खुदकुशी केस में 12 दिनों तक चकमा देने वाला कांडा पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने कांडा को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आज तड़के नाटकीय अंदाज में कांडा ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 12 दिन में पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई और कांडा को कौन बचा रहा था। अपनी स्वेच्छा से गोपाल जी सामने आए हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे, जाने दीजिए, कृपया जाने दीजिए। दिल्ली पुलिस को ऐसे नहीं करना चाहिए। दिल्ली पुलिस का जो बिहेव आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस का देख रहे गोपाल जी खुद अपनी इच्छा से इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हैं। लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद गोपाल कांडा ने वही बात दोहराई जो उसने 10 दिन पहले एबीपी न्यूज से कही थी। जब भी मुझे दिल्ली पुलिस कॉल करेगी, मेरे पास आएगी, मुझे जो पूछेगी सच्चाई से, जो मेरे से उनको कुछ चीज़ चाहिएगी, मतलब उनके स्टाफ के लोगों से कुछ पूछना होगा, उनकी जांच में पूरी मैं हेल्प करूंगा। कांडा ने तब खुद को बेगुनाह बताते हुए इसे साजिश तक कहा था, लेकिन बातें बनाकर गायब हुए कांडा ने सामने आने में कई दिन लगा दिए। सवाल यह है कि तब से लेकर अब तक वो कहां रहा? पुलिस उसे क्यों नहीं ढूंढ पाई? और क्या वाकई कोई उससे बचा रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस केस की दूसरी आरोपी अरुणा को गिरफ्तार करने में पुलिस ने जरा भी देर नहीं लगाई थी। सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान कांडा ने केस से जुड़े कई अहम सबूत मिटा दिए हैं? गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को आमने सामने बिठा के गहन पूछताछ की जाएगी और जितने भी इनके बयान हैं उनको क्रॉस किए जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर 12 दिन बाद जब गोपाल कांडा ने खुद पुलिस के आगे सरेंडर किया, तो क्या ऐसे में वो सबूत जो उसको डिस्ट्रॉय कर दिए गए होंगे, क्या पुलिस उसको ढूंढ पाएगी? लेकिन पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनके पास जिस तरीके के ईमेल्स है, जिस तरीके के उनके पास कंटेंट है, उसके आधार पर गोपाल कांडा बहुत देर तक झूठ नहीं बोल पाएगा। 12 दिनों के दौरान पुलिस ने भी वो सारे अभिनय और संवाद रचे जो किसी हाई प्रोफाइल केस के आरोपी को ना पकड़ पाने की सूरत में किए जाते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद इस केस में घटनाक्रम तेजी से बदला। सरेंडर से ठीक पहले यानी शुक्रवार की देर रात सस्पेंस भी खूब बनाया गया। शुक्रवार शाम 4:30 बजे हाईकोर्ट ने कांडा की अर्जी खारिज कर दी। रात 10:30 बजे कांडा के जल्द सरेंडर कर देने की खबर आई। रात 10:40 पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि कांडा जल्द गिरफ्तार होगा। रात 12:10 पर कांडा का भाई गोविंद दिल्ली के अशोक विहार थाने पहुंचा और कहा कि सरेंडर होने वाला है। कोर्ट ने अगर नकार दिया तो वो अभी आ रहे हैं यहाँ सरेंडर करने और सरेंडर कर रहे हैं। अभी आपके आगे मैं भी थाने के आगे पहुंच गया हूँ, वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कांडा के खिलाफ गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने और धमकी देने के केस इसी थाने में दर्ज है। इसी बीच थाने में कांडा के कुछ समर्थक हंगामा करने लगे और इसके बाद रात 12:30 बजे गोविंद कांडा को हिरासत में ले लिया गया और इसके करीब 3.5 घंटे बाद यानी तड़के 4 बजे गोपाल कांडा ने अपने एक चैनल की गाड़ी से आकर थाने में सरेंडर कर दिया। इस बीच रोहिणी कोर्ट ने कांडा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की गीतिका शर्मा ने 4 अगस्त को घर में खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट में कांडा और कांडा की कंपनी में कोऑर्डिनेशन इंचार्ज रही अरुणा पर दिमागी तौर पर तंग करने के इल्जाम लगाए थे। गीतिका खुद कांडा की कंपनी में डायरेक्टर थी। कंपनी की एक एयरलाइंस भी थी जो बाद में बंद हो गई थी। गीतिका महज 18 साल की उम्र में एयर होस्टेस के तौर पर इसी कंपनी में आई थी। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि गीतिका खुदकुशी केस में 12 दिनों तक फरार गोपाल कांडा को आखिर कौन बचा रहा था? 12 दिन तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया गोपाल कांडा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं अलका आर्या, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही इस चर्चा में उनका साथ देंगे क्रिमिनल लॉयर मुरारी तिवारी जी। इसके साथ ही समाजशास्त्री रंजना कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही बीजेपी नेता
शाइना एनसी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। मेरा पहला सवाल आपसे अलका आर्या जी, क्या लगता है आपको, ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि 12 दिन तक दिल्ली पुलिस पहले दिन से कोशिश कर रही है गोपाल कांडा को गिरफ्त में लेने के, कह तो यही रही है, दावे तो यही कर रही है, लेकिन 12 दिन तक गोपाल कांडा हाथ नहीं लगा। कौन बचा रहा था गोपाल कांडा को? देखिए, ये जो बड़ा सवाल है, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो बार बार आता है और उसका जो जवाब है वो हमको मतलब परोक्ष रूप से तो हमारे सामने होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहना जो है सबूतों के साथ वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में। आप ये देखिए, मनु शर्मा कि जेसिका लाल और मनु शर्मा की अगर हम केस को यहाँ पर थोड़ा सा रिवील करने की कोशिश करेंगे तो हमें ऐसे ही जो है सूत्र मिलेंगे। मनु शर्मा जेल चले गए, पैरोल पर वो आते हैं और पैरोल पर भी जब उन्हें भेजा जाता है तो वो भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है साफ इस केस में, क्योंकि वो वीवीवीआईपी कैदी होते हैं और उसके पीछे किसका। हरियाणा की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह समझती है ना, और यहाँ जो गोपाल कांडा का रसूख था उसे भी आप समझती हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बचाने में उनकी क्या भूमिका रही ये भी आप समझती हैं। तो इस एंगल से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो? वही मैं कह रही हूँ विद्रोही जी की, मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इशारे से हमको समझाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वाकई भूपेंद्र हुड्डा बचा रहे थे इसको, हरियाणा सरकार बचा रही थी, लेकिन परोक्ष रूप से ये उंगली उन पर जरूर उठती है। मुरारी तिवारी जी, प्रत्यक्ष रूप से तो पुलिस जब बताएगी तभी स्थिति साफ होगी, लेकिन परोक्ष रूप से जो सर्कमस्टांसेस हैं उनसे कहीं ना कहीं लगता है दिल्ली पुलिस को 12 दिन लग जाते हैं। बीच बीच में ये सवाल भी उठते हैं कि क्या हरियाणा सरकार, क्या दिल्ली सरकार किसी तरह से कोई संरक्षण दे रहे हैं गोपाल कांडा को? हमारे यहाँ जो इंडियन लॉ है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि 438 सीआरपीसी में कोई भी एक्यूज अगर उसको अप्रीहेंशन है कि वो अरेस्ट हो सकता है तो वो उसको अधिकार है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। उसका प्रोसेस है कि कोर्ट ऑफ सेशन में पहले जाता है, जैसे ये कांडा ने मूव किया था सेशन कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी के लिए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में मूव किया। तो ये तो एक अधिकार है एक एक्यूज का, जिसको आप एक्यूज आज बोल रहे हैं, उसका तो अधिकार है एंटीसिपेटरी बेल लेने का, ही हैज राइट टू गो टू कोर्ट। और अभी भी जो उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई है ये एक टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस हुई है, इसको हम लोग भगौड़ा नहीं कह सकते। ही वॉज वेरी मच बिफोर द कोर्ट और वो कोर्ट के सामने उनका लॉयर अपना केस रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जो दिल्ली में एंटीसिपेटरी का प्रोविजन लागू है हमारे यहाँ, और वो भी टेक्निकल ग्राउंड पे भी डिसमिस हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर एक साधारण कोई दूसरा गोपाल कांडा की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो जैसे ही गीतिका शर्मा ने सुसाइड की थी और नाम लिया था, पुलिस गिरफ्तार कर लेती या पकड़ के थाने में बैठा लेती। यहाँ तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने मौका दिया, जैसा कि जज ने भी कहा, जज के भी इसमें कमेंट्स हैं कि पुलिस को गिरफ्तार करने से रोका किसने था और पुलिस ने क्या मौका दिया अपने कानूनी विकल्प जितने हैं उनका वो गोपाल कांडा इस्तेमाल। विद्रोही जी, इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन एक एक्यूज्ड का जो एलेज्ड एक्यूज्ड है उसका अधिकार है कोर्ट में जाने का। आप कैसे छीन सकते हैं उसे? और ये कोई ऑर्डिनरी सिटीजन को भी अधिकार अवेलेबल है, वो ही कैन गो टू द सेशन कोर्ट, देन हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। एंटीसिपेटरी का प्रोविजन है हमारे यहाँ 438 सीआरपीसी में, ये ग्रांटेड है, लॉ है। यहाँ पे सवाल ये जरूर उठता है, ऑर्डिनरी सिटीजन की आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं सबको अधिकार होता है, लेकिन ऑर्डिनरी आम आदमी के केस में क्या ऐसा होता है कि 12 दिन तक फरार रहे और दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरी रहे, या ये कहे कि हम ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है? यहाँ पर हमारे साथ रंजना कुमारी भी जुड़ गई हैं चर्चा में। रंजना जी, आप इसे कैसे देख रही हैं? बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या दिल्ली पुलिस ने एक तरह से मौका दिया गोपाल कांडा को कि 12 दिन तक या जितने भी दिन तक वो जितने कानूनी विकल्प है पहले उन्हें तलाश ले और उसके बाद दिल्ली पुलिस जाके शिकंजा कसने की कोशिश करेगी? देखिए, चाहे कितने भी टेक्निकल इश्यूज उठाए जाएं, और अभी आपके जो स्टूडियो में वकील साहब बैठे हैं वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं ये बताने की, सबको मालूम है कि 438 का प्रोविजन है, आप बेल के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप 12 दिन तक पुलिस की निगाह से बचने की कोशिश करें और उस बीच में पुलिस आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दे, तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति एट लार्ज है वो भगोड़ा है। इसमें कोई कहीं से भी किसी भी कानूनी पेचीदगी से आप इस बात को समझा नहीं सकते हैं, और निश्चित तौर पर राजनीतिक संरक्षण से ही
इस व्यक्ति को 12 दिन तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। पुलिस जहां भी कोशिश करती, जैसे भी कोई ऐसा अननोन व्यक्ति तो था नहीं, कोई एक साधारण सा व्यक्ति हो तो आप कहीं से ढूंढ के ले आते हैं। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति इतनी लंबी सी गाड़ी में वहां से निकल कर गया और वो कहाँ गायब हो गया, वो 12 दिन तक पुलिस को पता नहीं चला। और तीसरी बात ये कि उसने एश्योरेंस दी थी पुलिस को। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी रंजना जी, इस वक्त गीतिका के भाई अंकित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोपाल कांडा को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं अगर इस बात में कुछ बोलता हूँ तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में। हाँ, जो इमेज थे वो सारे एविडेंस पुलिस को दिए गए हैं, वो पूरा अपना बखूबी रूप से इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। गीतिका ने करीब 5,000 करोड़ रुपए बताया कि ये उन पे एलिगेशन लगाया। 5,000 का कोई गवर्न कैसे कर सकता है, आप जरा खुद सोचिए। क्वेश्चन देखिए कैसे है। जब दुबई गई थी तो कांडा भी गया हुआ था दुबई इनके साथ। ये पूरा एविडेंसेस गए थे, 2 बार गए, जितनी बारी भी गए अरुणा चड्डा के साथ जब भी गए, पूरे एविडेंसेस पुलिस के पास हैं, जो वो पूरी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मेल किया है, अल-बशीर की बात कर रहे थे वो मेल के बारे में आप अवेयर हैं? क्या मेल था वो मेल फेक मेल था जो गीतिका को टर्मिनेट करने के लिए भेजा गया था। अब पुलिस कंपनी में जाके भी इस मेल का एविडेंस चेक कर रही है, तो मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता। जब छोड़ी थी वो कंपनी तो उनकी सैलरी में 5,000 रुपया ज्यादा है आपको, और यही 5,000 रुपया का एलिगेशन था, क्या कुछ ऐसी बात आई है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ र्यूमर्स हैं। जो पुलिस को अपना काम करने दीजिए, जब एविडेंसेस के सामने आएंगी तब मैं आपको इसका पूरा जवाब दूंगा। थैंक यू। तो अंकित शर्मा, गीतिका शर्मा का भाई जो ये कह रहा था कि पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए और उसके बाद जो एविडेंस आएंगे उस पर वो अपनी बात रखेंगे। अंकित शर्मा ये कह रहे थे। हमारे साथ शायना एनसी भी मौजूद हैं। शायना, आपको क्या लगता है किसने बचाया गोपाल कांडा को? देखिए, मुझे लगता है कि जिस ढंग से हमने देखा है ये पूरा ड्रामा, 12 दिन तक कोई फरार है तो उनको राजनीतिक संरक्षण है ही। पुलिस कह सकता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं। मुझे लगता है कि सुसाइड नोट सबसे बड़ा एविडेंस है जहां आप उनके पीछे पड़ सकते थे। आज हम देखते हैं कि उनको वो 12 दिन क्या पहले दिन आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे। यहाँ सवाल उठता है कि कानून का खौफ क्यों नहीं है, और जब कोई राजनीति में है क्या उनको लगता है कि उनके पास पॉलिटिकल इंसुलेशन है और इसलिए वो कानून के ऊपर है, या कानून के जंग में cannot come under the purview of law? I think there are two big questions here. One is of course about a political insulation जिसकी चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या आम आदमी के साथ ऐसा होता, या गोपाल कांडा कोई आम आदमी था तो क्या पुलिस उनको तुरंत गिरफ्तार नहीं करता या ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं रहता? और दूसरा सवाल जो उठता है वो ये है कि कानून का खौफ क्यों नहीं है आज समाज में? इतने सारे सेक्शंस हैं, 301 है, 302 है, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के ऊपर इतनी सारी चर्चा हुई है जहां लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि मीडिया ने एक नॉन बायस्ड रूप से ये पूरा केस को देश के सामने पेश किया है और इसलिए ये मोमेंटम तक हम आज पहुंचे हैं। लेकिन ये चर्चा आवश्यक है। बिल्कुल, 12 दिन तक कांडा कहां था? बिल्कुल शायना, यही बहुत बड़ा सवाल है। 12 दिन तक कांडा कहां था? गोपाल कांडा को किससे बचाया? क्या राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद है? और क्यों कानून का खौफ जो है, जो रसूख वाले लोग हैं उनके दिल में नहीं बैठता है? इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, फौरन हाजिर हो गए। एबीपी न्यूज पर बड़ा सवाल यही हम पूछ रहे हैं कि 12 दिन तक जब गोपाल कांडा फरार था उसे कौन बचा रहा था? सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अलका आर्या जी, आप हरियाणा की राजनीति को बहुत नजदीक से आपने देखा है, आप जानती हैं किस तरह से जो राजनीति हरियाणा में है वो चलती है। गोपाल कांडा का रसूख जो है, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं वो आड़े आया गोपाल कांडा की गिरफ्तारी के? देखिए, कहना तो यही चाहिए कि जो रसूख है उसका, राजनीतिक रसूख जो है वही आड़े आया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास कहने के लिए एक ये तथ्य भी है कि ये मामला क्योंकि दिल्ली में दर्ज हुआ था तो उनको ये भी कहने का एक तरह से बहाना परोक्ष रूप से मिल गया कि जो भी करना है दिल्ली पुलिस ने करना है, हरियाणा पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक जो है अपील से कर दी थी कि इसको गोपाल कांडा को पुलिस के साथ जो है मतलब सहयोग करना चाहिए।
ये एक जो है सिर्फ उन्होंने एक औपचारिकता निभाई थी, लेकिन जैसा कि मैं मनु की भी बात आपके सामने कर रही थी, हम कुछ जो भी ऐसे केसेस उठाकर देखते हैं सिलसिलेवार, सब में ये बात हमारे सामने आती है कि राजनीति और पैसा जो है ये बहुत बड़ी अड़चन है, जो अपराधी तो क्या, आरोपी जो लोग होते हैं उनको बचाने के लिए पुलिस जो है बहुत ही धीरे धीरे आगे सोच समझकर कदम बढ़ाती है। ये अब पुलिस की भी ज़्यादा जिम्मेवारी बन जाती है। पुलिस के ऊपर एक जो प्रेशर है वो पैसे वाले प्रेशर डालते हैं, पॉलिटिक्स का जो प्रेशर है, ये पुलिस को उस प्रेशर से कैसे निकलना है, ये पुलिस के लिए एक सवाल, क्या पुलिस के लिए एक टेस्ट हमेशा बनता है और पुलिस अधिकतर मामलों में इस टेस्ट में फेल होती है। बिल्कुल, तो पुलिस की भूमिका पे सवाल उठते हैं। लेकिन रंजना जी, गोपाल कांडा को 12 दिन तक पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन आपको क्या लगता है अगर गोपाल कांडा की जगह आम आदमी होता तो क्या इतना ही वक्त लगता पुलिस को? निश्चित तौर पर 12 दिन तक आप कहाँ छुप सकते हैं देश के अंदर, और कौन सी ऐसी गांव होगा, कौन सा ऐसा शहर कस्बा होगा जहां वो गए होंगे और लोगों को नहीं पता चला होगा कि वहां पर एक मशहूर राजनीतिक व्यक्ति आकर के छुपा है या बैठा है, जो वहां का होम मिनिस्टर रहा है, जो इतनी पब्लिक लाइफ में है, कोई ऐसा तो नहीं था कि अनजान व्यक्ति था। तो निश्चित तौर पर देखिए, दो चीज़ें स्पष्ट हैं इस पूरे केस में। एक तो ये कि जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, उनका जो पैसे वाले लोग हैं, जैसा कि अभी अलका ने कहा कि उन लोगों को, उनके लिए कानून ऐसा लगता है कुछ अलग से चलता है और आम व्यक्ति के लिए अलग चलता है। ये दोहरी कानून व्यवस्था देश में दिखाई पड़ रही है। अब ये बॉल दिल्ली पुलिस के कोर्ट में है ये साबित करने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। तो गिरफ्तार होने के बाद अब वो कांडा के लिए किस तरह के सबूत जमा करते हैं, क्या सबूत पेश करते हैं। एक बात जरूर स्पष्ट रूप से सामने आई कि जो कांडा को बेल नहीं मिली तो वो टेक्निकल कारण से नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास इतने सबूत थे कि वो कहना चाह रहे थे कि आप इसको बेल मत दीजिए वरना ये सारे सबूतों को बिगाड़ रहा है या जो भी कर रहा है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को ये साबित करना होगा कि वो असक्षम है और वो निश्चित तौर पर इस तरह के सबूत जमा कर रही है जिससे कि गोपाल कांडा को देश के सामने एक एग्जाम्पल बनाया जा सके कि ये आप देखिए कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आप कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। बिल्कुल, और सवाल जवाब के लिए अब दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की जो रिमांड है उस पर भी भेज दिया गया है कोर्ट द्वारा, तो दिल्ली पुलिस के पास अब मौका होगा। लेकिन मुरारी तिवारी जी, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि एक दोहरी कानून व्यवस्था है जिसकी बात रंजना जी भी कर रही थी कि आप अगर राजनीति में आपकी पैठ है, अगर आपके पास पैसा है, रसूख है, तो आपके लिए कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। गोपाल कांडा के केस में भी वही हुआ। मैडम, इसमें सबके लिए कानून एक ही जैसा बना है, ये कहना हो बेकार है कि इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। हमारे यहाँ एक 160 सीआरपीसी का प्रोविज़न है जिसमें कभी भी किसी के ऊपर कोई भी किसी तरह का एलिगेशन लगा तो उसके पास, पुलिस के पास पावर है कि 160 सीआरपीसी में नोटिस दे करके उस आदमी को बुलाए। क्योंकि ये जो केस है ये 306 का केस है, ये डायरेक्ट विटनेस का केस नहीं है। ये कंप्लेंट के हिसाब से भी गोपाल कांडा वहाँ मरते वक्त मौजूद नहीं था वहाँ, और ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है, तो इसके लिए सारे सर्कमस्टांसेस के चेन जब तक इस्टेब्लिश नहीं होते हैं, एक आदमी का ट्रायल हो जाता है और पब्लिक एट लार्ज उसको एक्यूज डिक्लेयर कर दिया गया, ये मुलजिम है, ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा। हमारे यहाँ जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसको कैसे हम उसको जम कर सकते हैं? ये भागना नहीं होता है। लॉयर के थ्रू एक आदमी वहाँ कोर्ट में अपीयर हो रहा है, लॉयर के थ्रू अपने केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई कोर्ट में 3 दिन ऑर्डर पास होने में लगा। हाउ कैन यू से कि एक आदमी भाग रहा है? बीच में दिल्ली पुलिस ने फरार भी घोषित किया था कांडा को और कहा था कि वो नहीं मिल पा रहा है। अभी घोषित नहीं हुआ मैडम, टेक्निकली मैं आपको बताऊं, अभी दिल्ली पुलिस ने खुद एब्सकॉन्डिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। अभी नॉन वारंट इशू हुआ था। नॉन बेलेबल वारंट क्या है बताएं? रंजना जी, एक आदमी को स्टैट्यूटरी पावर है कि वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है। आप उसको भगौड़ा करके ऐसा नहीं कर सकते कि वो भाग रहा है। ही वॉज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए लॉयर। क्या उसकी स्टैट्यूटरी पावर
वेव ऑफ कर सकते हैं हम। अगर कोई होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है, वो ऑर्डिनरी आदमी के लिए वही अवेलेबल है, सबके लिए भी वही अवेलेबल है। फिर कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि जो हस्ताक्षर बड़े फर्जी हैं भाई के? हस्ताक्षर फर्जी नहीं है, वो टेक्निकली ब्रदर ने साइन कर दिया था उस एप्लीकेशन को। और गोपाल कांडा के पास मैं बताऊं आपको, उसके पास अभी अधिकार था, ही कुड हैव अप्रोच द हाई कोर्ट बाय ए फ्रेश एप्लीकेशन, दोबारा लग सकती थी उसकी। अब ये नहीं लगाया उन्होंने, उनकी अपना डिस्क्रिप्शन रहा होगा, लेकिन वो फिर दोबारा हाई कोर्ट में जा सकता था, प्रॉपर साइन करके एप्लीकेशन दोबारा फाइल कर सकता था, एंटीसिपेटरी के लिए दोबारा वो। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है ना तिवारी जी, कब तक फाइल करते रह सकते थे गोपाल कांडा इस तरह से? 2 बार उनकी जो अग्रिम जमानत की याचिका है उसको ठुकराया गया, और इसके साथ हमारे यहाँ ये चैनल है, ये प्रोसेस है। लेकिन क्या ये चैनल है कि आप रसूख वाले लोगों के लिए इस तरह का जो प्रोसेस है ये सामने आता है? क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में आती हुई लगती है, और आम आदमी के लिए क्या पुलिस उसी तरह से आगे बढ़ेगी जिस तरह से गोपाल कांडा केस में आगे बढ़ी? हर एक आदमी के लिए प्रोविजन अवेलेबल है। इस पर हम आगे चर्चा बिल्कुल करेंगे। हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई में क्या गोपाल कांडा का इतना बड़ा रसूख है, इतना बड़ा कद है उसका राजनीति में, कि उसके चलते वाकई में इस तरह से जो पूरा केस है वो इस तरह की शक्लें और पुलिस दबाव में आती हुई नजर आए। 12 दिन तक गोपाल कांडा गिरफ्त में नहीं आया। इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। रंजना जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, बड़ी बहस जारी है। दो चीजें स्पष्ट हैं इस पूरे केस में। एक तो ये कि जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, उनका जो पैसे वाले लोग हैं, जैसा कि अभी अलका ने कहा कि उन लोगों को, उनके लिए कानून ऐसा लगता है कुछ अलग से चलता है और आम व्यक्ति के लिए अलग चलता है। ये दोहरी कानून व्यवस्था देश में दिखाई पड़ रही है। दिल्ली पुलिस को ये साबित करना होगा कि वो सक्षम है और वो निश्चित तौर पर इस तरह के सबूत जमा कर रही है जिससे कि गोपाल कांडा को देश के सामने एक एग्जाम्पल बनाया जा सके कि ये आप देखिए कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आप कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। तो सवाल यह है कि क्या ये दोहरा कानून है? क्या कानून की परिभाषा जो रसूख वाले लोग हैं उनके लिए अलग है, आम आदमी के लिए कानून बिल्कुल अलग हो जाता है? और हम आपको बता दें कि 37 साल से चल रहे एलन मिश्रा केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। हालांकि वो गोपाल कांडा के केस से सीधे सीधे जुड़ा नहीं है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उन पर कहीं ना कहीं जरूर सटीक बैठता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि कानूनी प्रक्रिया ने अपराधियों की जिंदगी बहुत आसान और कानून का पालन करने वाले आम नागरिकों की जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी है। 37 साल से चल रहे एलन मिश्रा केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। विजय जी, किस तरह से देखें इस टिप्पणी को जो आज की परिस्थितियां पैदा हुई हैं गोपाल कांडा के केस को लेकर? उसमें देखिए, पूर्व रेल मंत्री थे ललित नारायण मिश्रा, उनकी हत्या हो गई थी 1975 के आसपास बिहार में, और ये केस अभी तक चल रहा है। और जिस ढंग से जांच की प्रक्रिया चल रही है, जिस ढंग से जांच की गति बड़ी धीमी है, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर टिप्पणी की थी कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनके लिए तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो लोग जो अपराधी होते हैं या कानून का मखौल उड़ाते हैं या कानून के खिलाफ जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये कहने का था कि उनको कई जो रसूख के लोग हैं जो कानून के खिलाफ जाते हैं, उनको कानून की जो किताबें हैं उनके बीच में से ही कहीं ना कहीं अपने बचाव के रास्ते भी मिल जाते हैं, केस को लंबित करने के रास्ते भी मिल जाते हैं, अपना जो सबूत है उनको मिटाने के, अपने खिलाफ जो मामला चल रहा है उसको कमज़ोर कहीं ना कहीं करने के रास्ते मिल जाते हैं। और जो ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो ईमानदारी से सारी चीज़ों को पालन करता है, और ऐसे में लिहाजा तौर पर वो बहुत ज़्यादा दांव-पेच नहीं आजमा पाता और उसकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कोर्ट ने उस संदर्भ में ये टिप्पणी की थी, उस संदर्भ में टिप्पणी की थी। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जो गीतिका खुदकुशी का पूरा मामला है और उसमें गोपाल कांडा 12 दिन बाद गिरफ्त में आते हैं दिल्ली पुलिस के, तो सवाल जरूर उठता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो टिप्पणी है ये कितनी सटीक बैठ रही है जो अभी की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें। शाइना एनसी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आपको भी लगता है कि कानून का 2 तरह से इस्तेमाल हो रहा है? आम आदमी के लिए यही परिस्थिति बहुत अलग होती है, लेकिन गोपाल कांडा के अगर केस में हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि तमाम विकल्प तलाशने के बाद जब कहीं सफलता नहीं मिली, तब जाकर गोपाल कांडा दिल्ली पुलिस के सामने आकर सरेंडर करता है नाटकीय तरीके से। यानी जहां पुलिस को दबाव बनाना चाहिए था, वहां 12 दिनों तक एक तरह से गोपाल कांडा अपनी तरफ से दबाव बनाता हुआ दिखाई दिया। और
प्लीज देखिए आपके फुटेज में कि किस ढंग से वो अपने आप को देते हैं, सरेंडर करते हैं। ही इज गॉट अ स्मर्क ऑन हिज फेस, वो हंस हंस के जैसे कि उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया। और यहाँ तिवारी जी को सुनते मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनके वकील हैं। मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि कानून का खौफ एक मुद्दा होता है, जब आप रिमांड में हो तो हमारी अपील पुलिस से यही है कि डू नॉट शो लीनियंसी क्योंकि वो एक मंत्री हैं या फिर क्योंकि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है जहां उनको लगता है कि वो कानून के ऊपर हैं। आम जनता के साथ क्या होता है, और जब पुलिस बहुत ही प्रोएक्टिव रूप से केसेस सॉल्व करते हैं 24 घंटे में, 45 घंटे में, तो यहाँ 12 दिन क्यों लगा? मुझे लगता है कि पुलिस को भी जनता को जवाब देने की आवश्यकता है, और जब वो रिमांड में है तो उनके ऊपर थोड़ी भी लीनियंसी या थोड़ी भी स्पेशल पर्क्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये राजनीति में जो लोग रहते हैं, हर एक पक्ष में जो जिनको लगता है कि वो अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं, मुझे लगता है कि ये कांडा केस में एक उदाहरण है जहां आप देखेंगे इनके फुटेज में वो हंस हंस के अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, जैसे ही इज रियल, यू नो, ही इज डन अ ग्रेट हीरोइक काइंड ऑफ अ वर्च्यू। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 12 दिन का इस्तेमाल है, 12 दिन का इस्तेमाल गोपाल कांडा ने कुछ ना कुछ सबूत मिटाने के लिए भी हो सकता है इसका इस्तेमाल किया हो, और ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें पुलिस के खिलाफ जाती हैं। 12 दिन आप किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते, अंततः वो सरेंडर करता है, और इस बीच आप मौका भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। बिल्कुल विजय जी, बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं, क्योंकि यही बात जो है वो गीतिका के परिवार वालों ने भी कही है कि अगर जो सबूत हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं तो उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली पुलिस उससे आगे काम करेगी तो कहीं ना कहीं उसके हाथ भी बंधे हुए होंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रियदर्शनी भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रियदर्शनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो सवाल हम आज उठा रहे हैं वो यही कि 12 दिन बाद गोपाल कांडा गिरफ्तार हुआ है, लेकिन 12 दिन तक आखिरकार बचाया किसने गोपाल कांडा को? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मुझे लगता है कि पूरी जुडिशरी के साथ एक मजाक हो गया है। गोपाल कांडा 12 दिन के लिए गायब थे, और जब उनका मन किया तो अपनी न्यूज़ वैन में आके सरेंडर कर रहे हैं। रात को उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि बेसिकली लगता है इस इशू की सीरियसनेस समझ नहीं पा रहे हैं। और कांडा जी, ऐसा लग रहा था, नहीं लग रहा था कि कोई मुजरिम आ रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मतलब गोपाल कांडा की जो तस्वीर, जो बात शायना इनसी भी कह रही है कि जो दिखाई दे रहा था उसको देख के कहीं ना कहीं ये लग रहा था, जो मुस्कुराहट शायद उनके चेहरे पे थी, या अभी भी शायद ये लग रहा है कि बच निकलेंगे, शायद ये जो भाव थे ये चेहरे पर आ रहे थे। लेकिन मुरारी तिवारी जी, यहाँ पर एक सवाल जो और अहम उठ रहा है, जो गोपाल कांडा की गिरफ्तारी के बाद गीतिका के परिवार वाले भी उठा रहे हैं, विजय जी ने भी उस ओर इशारा किया, सबूतों का। जो 12 दिन का वक्त मिला गोपाल कांडा को, पुलिस बिल्कुल नहीं पकड़ पाई। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या कुछ अहम सबूत हैं जो नष्ट कर दिए गए होंगे? इसमें मैंने बताया था आपको कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में पुलिस को कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। इमीडिएटली पुलिस जाके प्रमाइसिस में जहाँ जहाँ उनके ऑफिसेज थे, जो वर्किंग प्लेस थे, सबको रेड कर सकती है, जाके वहाँ एविडेंसेस कलेक्ट कर सकती है। लेकिन जो मैं डिफर कर रहा हूँ यहाँ कि एक स्टैट्यूटरी जो प्रोविज़न, एक राइट एक आदमी को मिला हुआ है, एक आम नागरिक को, उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया तो उसके लिए वो कोर्ट तो अप्रोच करेगा इमीडिएटली। मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे कांडा ने एंटीसिपेटरी मूव कर दी सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट से ऑर्डर हुआ, उसके बाद देन ही मूव टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगले दिन होता है, फिर नोटिस उसमें, फिर उसके बाद 4 दिन उसमें ऑर्डर में लग गए। तो आप हाउ कैन यू जंप द लीगल प्रोसीजर? लेकिन आप चाहते हैं कि एक आम आदमी के लिए आप उनका बचाव करेंगे, लेकिन आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जिनको कागजों में जो लिखा हुआ है आमतौर पर पुलिस गोपालिया नाम का शख्स हो, सबके साथ ऐसे ही फॉलो। विद्रोही जी, एक आदमी अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, उसको एवरीबडी इज एन इनोसेंट अनलेस ही इज नॉट प्रूव टू बी अक्यूज्ड। हम इस बात को अगर मान लें कि आजिक कांडा ही इसका वो नहीं, पुलिस पहले गिरफ्तार कर देती अपने राइट का नहीं, तो या तो फिर हमारे यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जी रंजना जी, हमें तो फिर करना ही चाहिए, कोई ट्रायल ही नहीं होना चाहिए, किसी आदमी को घायल करना चाहिए। जवाब दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय
नहीं है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हर अनलेस प्रूवन गिल्टी, ये तो कानून का अपना एक शील्ड है जो हर व्यक्ति को मिलता है। लेकिन इस शील्ड में जब वो बात जुड़ जाती है कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपने गलती नहीं की तो आप 12 दिन तक क्यों भाग रहे थे? अगर आप कहीं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी आप छुप क्यों रहे थे? आप पुलिस के थाने में जाके आप सब कुछ सच सच बता देते। 12 दिन तक दिल्ली पुलिस की आंख में सॉरी रंजना जी, ये बताएंगे किसको? और आपने किसको बताएंगे? दूसरी बात मेरी एक बात और नहीं, मुझे बात सुनने नहीं, मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए। और दूसरी बात ये कि जो सुसाइड नोट है वो एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन भी होता है, क्योंकि मरने के ठीक पहले उस महिला ने अपने बारे में लिखा और स्पष्ट रूप से लिखा कि इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं अपनी जिंदगी ले रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ। तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड क्लियरली है। अब इसमें पुलिस अगर चाहेगी तो तमाम एविडेंस को जमा कर सकती है और नहीं चाहेगी तो फर्ज कर सकती है, और वो नहीं इसलिए बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप यहाँ पर कह रही है रंजना जी। आपने कहा कि सुसाइड नोट जो है उसमें क्योंकि नाम दिया गया था गोपाल कांडा का, तो उसका भी इस्तेमाल पुलिस कर सकती थी और बिना सबूत जुटाए भी अगर चाहती तो गिरफ्तार गोपाल कांडा को पहले किया जा सकता। तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में दिल्ली पुलिस के पास ये विकल्प था कि वो सबूत जुटाए बगैर पहले गोपाल कांडा पर शिकंजा कसे और उस समय को कहीं ना कहीं गंवा दिया दिल्ली पुलिस ने। इस पर चर्चा करेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, बड़ी बहस जारी है। आज रात 8 बजे मरने के ठीक पहले उस महिला ने अपने बारे में लिखा और स्पष्ट रूप से लिखा कि इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं अपनी जिंदगी ले रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ। तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड क्लियरली है। अब इसमें पुलिस अगर चाहेगी तो तमाम एविडेंस को जमा कर सकती है और नहीं चाहेगी तो फर्ज कर सकती है, और वो नहीं इसलिए चाहेगी कि उस पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जाए। तो बड़ा सवाल यही, 12 दिन तक गोपाल कांडा को कौन बचा रहा था? मुरारी तिवारी जी, आपने सुना रंजना कुमारी को, उन्होंने ये कहा कि सुसाइड नोट जो छोड़ करके गई गीतिका अपने पीछे, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। उस पर आप क्या कहेंगे? रंजना जी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी कहा उन्होंने कि डाइंग डिक्लेरेशन है एक तरीके का, तो डाइंग डिक्लेरेशन और सुसाइड नोट में बहुत ही फ़र्क है। लीगली टेक्निकली हर तरह से फ़र्क है, दोनों एक चीज़ एक जैसा नहीं हो सकता। सुसाइड नोट में हर चीज़ को प्रूव करना जरूरी है कि क्या उसी डिसीज़ का लिखा हुआ है कि नहीं, हैंड राइटिंग किसका है, मेंटल स्टेट क्या था, अबेटमेंट किस तरह का था वहाँ। डाइंग डिक्लेरेशन एंटायरली डिफरेंट इशू है। तो मैं रंजना जी को बोलूँगा कि आप इतना जल्दी कंक्लूजन पे ना जाएं। और एक हमारे यहाँ लॉ का एक नेचुरल सिस्टम बना हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको बोलते हैं। कांडा को भी उतना ही हक है कि वो अपनी बात रखेगा और न्यायाधीश जो जज बने हुए उन्हीं के सामने रखेगा। वो उसके पास अगर एंटीसिपेटरी के प्रोविजंस थे तो वो एग्जॉस्ट कर रहा था। अब आज उसको लगा कि नहीं, अगर कोई स्कोप नहीं है तो सरेंडर कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली ही विल कोऑपरेट थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन। और जैसा विद्रोही जी ने कहा कि ट्रीटमेंट तो मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह ही देना चाहिए, हर आदमी को देना चाहिए। इस बात के लिए मैं कभी देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं गया, जाहिर सी बात है। जो 12 दिन अब तक रहे उससे तो यही लगता है। लेकिन प्रियदर्शनी जी, यहाँ से आगे क्या? अभी तक ये सवाल उठ रहा है उसे कौन बचा रहा था। अब गोपाल कांडा पुलिस हिरासत में है, 7 दिन की रिमांड। यहाँ से आगे क्या? देखिए, यहाँ से आगे तो ये होना चाहिए कि जिस तरीके से हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये दिख रहा है कि कांडा जी अपनी मर्जी से आते हैं और समर्पण करते हैं, तो जो हमारे न्यायालय है वो फेयर रहे, अच्छा जजमेंट दे और इंसाफ हो, जो भी न्याय हो वो सही हो। और ये ऐसा ना हो कि वो एक मंत्री थे और इसी वजह से उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, उनको ये रिबेट दी जाए या सेलिब्रिटी स्टेटस दिया जाए। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर होता है, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे कैसा भी हो, हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि गोपाल कांडा का खुद का राजनीतिक करियर भी पूरा दांव पे है, तो उनको खुद आगे आके कहना चाहिए कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए, डे टू डे बेसिस पे हियरिंग और जल्द से जल्द इस पर फैसला आए। और मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट इसका सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। लेकिन क्या गोपाल कांडा इसके लिए तैयार होगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन शायना, एनसी जी, यहाँ पे मैं आपसे भी
जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको? आपने बात की थी राजनीतिक संरक्षणवाद की, आपने बात की कि कानून का खौफ जो अमीर हैं या जो राजनीति में है उनके अंदर नहीं रहा है, लेकिन अब जो गिरफ्त में आ गया है गोपाल कांडा, इसके बाद आपको तस्वीर बदलती हुई दिख रही है? उनकी तस्वीर नहीं बदलती हुई दिखती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बार बार कि जिस ढंग से वो सामने पेश आते हैं, हंस हंस के, मुस्कुरा के, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में हमें सोचना चाहिए सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन के बारे में, जहां हम ये स्वीकार नहीं करें कि ये मंत्री थे या ये राजनीति में है या उनका कोई पॉलिटिकल इंसुलेशन है, इसलिए हम सब चीज़ स्वीकार करें। और जिस ढंग से तिवारी जी पूरा अपना आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे थे, मुझे कभी कभार ये झिझक होती है और ये सोच होती है कि कानून जो that needs to be totally impartial, is the police acting like a रक्षक या भक्षक? क्योंकि आपने ऑलरेडी तय किया है कि ऐसा होना चाहिए ट्रायल और उनको एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को पेश करने में, ज़रूर पेश करने में आना चाहिए एक मौका। लेकिन जैसे कि रंजना जी ने कहा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एविडेंस है वो सुसाइड नोट में, जहां वो लड़की ने मरते दम तक लिखा है कि क्या तनाव, क्या स्ट्रेस, क्या किस ढंग से उनकी बदन के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। मुझे लगता है ये सब सबूत है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता है, अ फ्री एंड फेयर ट्रायल इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल लीनिएज। और कोई मंत्री ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो चलिए, तो आप भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही हैं शाइना एनसी, और आप कई और अहम बातें कर रही हैं। वक्त मेरे पास कम है। अलका आर्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बात कही जा रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जो विजय जी ने कहा कि क्योंकि गोपाल कांडा का अपना राजनीतिक करियर दांव पर है, तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जाने जैसी कोई स्थिति आपको लगती है? देखिए, जाने जैसी स्थिति तो नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि सवाल ये है कि आगे क्या, अगर फास्ट ट्रैक में ये मामला चला जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सिद्ध होगा। और आगे भी अगर ऐसी कोई भी मतलब घटनाएं होती हैं तो उसके लिए भी फिर ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये वो मामला फास्ट ट्रैक में गया था तो ये मामला भी फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए। यहाँ पर विजय विद्रोही जी ने कहा क्योंकि उनका राजनीतिक, गोपाल कांडा का राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा है, इसलिए जाना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि वो कह रहे हैं कि निरपराध है, चूंकि उनका राजनीतिक कार्य दाव है, तो क्यों ना वो खुद आके सामने आके कह देते। हाँ, लेकिन मैं इसके साथ ये ऐड करना चाहूंगी कि जो विद्रोही जी पूरे जी रंजना जी मैं आऊंगी आपके पास, जी जल्दी से पूरा कीजिए रंजना जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पीड़िता है वो अब नहीं रही है हमारे बीच में, लेकिन उसका जो परिवार है उसको जल्दी से इंसाफ मिले, इसलिए भी फास्ट ट्रैक की जरूरत है। ठीक है रंजना जी। पूरी देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा ऐसे केसों में दांव पर होता है। जनता विश्वास करे कि ना करे कि एक न्याय व्यवस्था है, एक पुलिस है, एक लॉ एनफोर्समेंट है और एक न्यायालय है, और वो अलग अलग दुविधा से नहीं चल रहा बल्कि एक दृष्टि से सबको देख रहा है। ये दांव पर है, इसलिए फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए। इस तरह के केसेस को एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए कि देखिए, अगर आपने कानून व्यवस्था जो देश की है वो आपको उसी तरह से ट्रीट करे जैसे एक आम आदमी को, वरना तो निश्चित तौर पर दोहरी कानून व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वरना दोहरी कानून व्यवस्था दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक में अगर ये जाएगा पूरा मामला तो एक उदाहरण भी प्रस्तुत होगा। वक्त मेरे पास इतना ही है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।